हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी चैप्टर सेट में एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बच्चों मैं जितना भी आपको इसके बारे में बताऊंगा ये सब आपकी बुक में होगा, उससे कम हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे और सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सबसेट्स। सबसेट टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसेट हमें देख के ही पता चलता है। सब का मतलब क्या होता है? सब मींस हिस्सा। हिस्सा मतलब हो गया कि सेट का एक पार्ट होगा ये। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपको इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से, हम मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, लेट अस से एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए सेट जो है, पहले मैं बी के एलिमेंट्स लेता हूं कुछ 1 2 3 और 4। ठीक है, और ए के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 1 और 2। ठीक है, तो अब जो ए के पास दोनों एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स बी के पास भी हैं, तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम क्या कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों कहा? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो A के पास था वो किसके पास भी था? B के पास भी था। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम किसी भी सबसेट को बताने के लिए हम उसके बीच में इस तरह का एक सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल। तो अब क्योंकि यहां पे A जो है वो B का सबसेट है, तो हम कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए सबसेट बी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मैं आपको और अगर हम देखें, क्या बी ए का सबसेट है? तो बी के एलिमेंट 1 ए के पास भी है और बी का एलिमेंट 2 भी ए के पास है, लेकिन बी में जो एलिमेंट 3 है वो ए के पास नहीं है और बी में जो एलिमेंट 4 है ये भी ए के पास नहीं है। तो इस केस में हम कहते हैं कि बी इज नॉट the subset of A। और इसको कैसे लिखेंगे? B सेम सिंबल A, बट यहां पे इसको इस तरह से लाइन इसके ऊपर मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं कि B इसका सबसेट है कि नहीं है। तो इस एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि कोई भी सेट एक किसी दूसरे सेट का सबसेट कब कहलाएगा? जब उस सेट के पास दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट होगा। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इफ ए इज कॉल्ड एज द सबसेट ऑफ बी। अगर हम ए को कहेंगे कि ये जो ए है ये बी सेट का सबसेट है, तो क्या होना चाहिए? देन एवरी element of A, then every element of A belongs to B। तो हर एक एलिमेंट जो है A का वो B से क्या करना चाहिए? उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, B के सेट से। अब देखो, जैसे 1 है तो 1 क्या B से बिलोंग कर रहा है? यस, 1 B से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली 2 भी B से बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए के में जो दो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स बी में भी है, तो इसीलिए ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सबसेट की एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं कोई और सेट ले लेता हूं। चलिए, मेरे पास एक सेट है, लेट अस से सी सेट है जिसमें 3 और 4 है। ठीक है, तो 3 और 4 की अगर मैं बात करता हूं तो जो 3 और 4 है वो क्या ए में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे C इज नॉट द सबसेट ऑफ A। ओके, तो C A का सबसेट नहीं है। अब करेंगे बात हम C के एलिमेंट्स B के पास है। यस, C के दोनों एलिमेंट्स B के पास है, तो हम लिख सकते हैं कि C इज द सबसेट ऑफ B। C जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, इसी के साथ एक और मेरे पास सबसेट, एक और हम सेट ले लेते हैं D, जिसके एलिमेंट्स है 1 और 6। ठीक है, अब क्या D A का सबसेट है? तो
डेफिनेशन कहती है कि हर एक एलिमेंट ए का, मतलब हर एक एलिमेंट जो सबसेट होना चाहिए उसका हर एक एलिमेंट उसके जिसका सबसेट होना चाहिए उसके पास, उसके सेट में अगर हर एक एलिमेंट हमें मिलता है तो हम उसको सबसेट बोल सकते हैं। अब यहां पे मैं देखूंगा 1, तो यस 1 जो है वो सेट ए में भी है, और अगर हम यहां पे देखें 6 तो 6 हमें सेट ए में नहीं दिख रहा, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ओके, उसी तरह से क्या ए भी डी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि 1 तो बेशक दोनों में है मगर 2 डी के पास नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखें डी क्या बी का सबसेट है, तो बी के पास 1 है और डी के पास भी 1 है, ठीक है। 6 डी के पास है लेकिन बी के पास 6 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि डी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो सबसेट क्या होता है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। आप और बहुत सारे सेट ले सकते हो, उसके साथ आप इसको चेक कर सकते हो कि किस तरह से ये सबसेट है और किस तरह से ये सबसेट नहीं है। चलिए एक और सेट ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे ई मैंने एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 4। तो ई के पास 1 और 2 है और ए के पास भी 1 और 2 है, तो क्या ए ई का सबसेट होगा? ठीक है, तो ए के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है लेकिन ई के पास 3 एलिमेंट्स है। तो हम याद रखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी 2 सेट में से देखेंगे कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो वो हमेशा क्या होगा, या तो दोनों में जो बड़ा सेट होगा उसके पास या तो उतने एलिमेंट होंगे जितने की दूसरे छोटे सेट के पास है, या उससे ज्यादा होंगे। छोटा सेट मतलब कि जिसको हमने बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। इस केस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि ई इज द सबसेट ऑफ ए, मैं ये बोलूंगा ए इज द सबसेट ऑफ ई। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो ए के पास 2 एलिमेंट है 1 और 2 और ई के पास भी 2 एलिमेंट्स है 1 और 2, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ ई। अगर हम यहां पे देखें ई के पास 2 एलिमेंट्स है 1 और 2 लेकिन तीसरा एलिमेंट है 4 जो कि ए के पास नहीं है, तो हम सीधा यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ई इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ओके, सिमिलरली अब ई को क्या बी का सबसेट है? तो यस 1 2 4 1 2 एंड 4, तो यस ई इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी जो है वो ई का सबसेट नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने आपके सामने सबसेट की कुछ डेफिनेशन को रख दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, एग्जाम्पल को रहने दूंगा यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे और शब्दों में कहना हो, सबसेट को डिफाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? मैथमेटिकली अगर मुझे बताना है, ये तो आ गई ना हमारे पास थ्योरेटिकल डेफिनेशन सबसेट की, कि अगर हर एक एलिमेंट ए का सेट बी में होगा, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में होगा, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये तो आ गई थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इसकी मैंने एग्जांपल भी। तो अगर हमें मैथमेटिकली बताना है इस सिचुएशन को, तो हम किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखेंगे, अगर क्या है कि कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है सेट ए के साथ, ठीक है, और सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का, ठीक। तो हम ये कहेंगे इंप्लाइज कि जो ए एलिमेंट होगा वो बी से भी, सेट बी से भी बिलोंग करेगा। मतलब क्या हुआ इसका? देखेंगे, देखो, अगर एलिमेंट ए सेट ए के पास है और सेट ए सबसेट है बी का, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी के पास होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इसीलिए ए अगर ए का एलिमेंट है, स्मॉल ए लिखा हुआ है मैंने, स्मॉल ए अगर बिलोंग कर रहा है सेट ए से, मतलब सेट ए का एलिमेंट है और ए सेट बी का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का, बी से भी, जो एलिमेंट ए है वो सेट बी से भी बिलोंग करेगा। मतलब कि इस तरह से लिखते हैं इसको, इफ A is the subset of B and element A belongs to set A implies A also belongs to B। जो A होगा वो B से भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं।
मैथमेटिकली जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सबसेट की, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज में, तो इसीलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये थी थ्योरेटिकल डेफिनेशन और ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। ओके, नाउ कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब नोट करना है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा मेरा रब करने से पहले। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहां पे, और वो क्या कौन कौन से पॉइंट है देखेंगे हम। सबसे पहले मैं कहता हूं कि हर एक सेट जो है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब हर एक सेट अपना सबसेट है। कहने का मतलब क्या है, देखेंगे अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट है 1 और 2, तो मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ए के पास 2 एलिमेंट है, तो ये अपना सबसेट तो हुआ ही हुआ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होता है। यानी कि एम्प्टी सेट कौन होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि फाई है। फाई, क्योंकि हर एक सेट के अंदर फाई उसका एलिमेंट होता ही होता है। वो हमें मतलब वो हर एक सेट में मेंशन नहीं किया होता, तो मतलब कहने का क्या है, हर एक सेट में फाई तो होगा ही होगा। तो इसीलिए एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। मैं ये बोल दूं मेरे पास कोई भी एक सेट है, लेट अस से कोई भी सेट है ये, तो ये सबसेट होगा ए का। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए सेट कोई सेट ए है जो कि बी का सबसेट है, और एंड बी भी ए का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है। यह सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशनल है। देखेंगे इफ एंड, और इसको हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई डबल एफ के साथ, इफ से। ठीक है, और इसमें जो इंप्लीकेशन है ये 2 वे इंप्लीकेशन बोलते हैं इसको हम। इस तरफ से भी और इस तरफ से भी एरो का साइन होता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। यह कंडीशन सिर्फ कब पॉसिबल हो सकती है, जब सेट ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स होंगे। सिर्फ उस समय दोनों एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर क्या है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, और हम ये बोलेंगे कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट नहीं है, तो ये कंडीशन कब आएगी, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट। देखेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहां पे लिखता हूं। जो मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, यहां पे हमारे पास 2 कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। एक कंडीशन पॉसिबल ये हो सकती है कि ए बी के इक्वल होगा, तब भी ए बी का सबसेट कहलाएगा। और अगर ए बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ए बी से छोटा होगा, मतलब ए के पास जितने एलिमेंट होंगे बी में उससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तभी ए बी का सबसेट कहला सकता है। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं। अब हमारा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हमें इस तरह से दिया हुआ है, ये वाली जो मैंने कंडीशन लिखी है, इनको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आप ये सोच सकते हैं कि अगर ए बी का सबसेट है
तो हो सकता है ए के सारे एलिमेंट बी के पास हो, तभी तो सबसेट होगा ना। लेकिन क्या पता ऐसा भी हो कि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के पास हो, मतलब ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हो, उस समय भी ए बी का सबसेट हो सकता है। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि ए जो है वो बी के इक्वल ना हो। कहने का मतलब मेरा यह है, या तो ए बी का पार्ट होगा या ए पूरा का पूरा बी होगा। ठीक है, तो अगर ए पूरा का पूरा बी होगा तो उस केस में हमारे पास ये वाली चीज जो है, जो मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ये सिर्फ कब होता है जब ए और बी इक्वल होंगे। तो अगर ए जो है वो पूरा का पूरा सेट बी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है कि सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेट ए है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। प्रॉपर सबसेट कहेंगे। लेकिन ए को प्रॉपर सबसेट कब कहा जाता है, जब ए सबसेट बी का होता है और ए और बी इक्वल ना हो। उस केस में हम ए को क्या कहेंगे, ए को कहेंगे बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और जो बी है उसको हम कहते हैं सुपरसेट ऑफ ए, और बी क्या कहलाता है, ए का सुपरसेट। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, मतलब कि ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए के पास नहीं है, उस केस में हम ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट और बी को कहेंगे सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, और याद रखिएगा जो सुपरसेट होता है उसके पास हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपर सबसेट से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में एग्जांपल 9 है, कंसीडर द सेट्स। आपको ये 5 सेट दिए हैं, 1 2 3 एंड 4 सेट्स आपको गिवन है। कहते हैं कि इंसर्ट करके बताइए ये सिंबल है सबसेट का एंड ये सिंबल है नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखेंगे, एक सेट है एम्प्टी सेट दैट इज 5, उसके बाद है ए जिसके पास 1 और 3 है, बी के पास 1 5 9 और सी के पास 1 3 5 7 9 है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या 5 और बी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा। तो आपको पता है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसमें सबसेट का सिंबल आएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड में ए और बी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा। तो अगर मैं देखूं हर एक एलिमेंट ए का, ए के पास 1 है, बी के पास 1 है, ठीक है, ए के पास 3 है लेकिन बी के पास 3 नहीं है, तो इस केस में हमारे पास सिंबल आएगा नॉट द सबसेट। ओके, नाउ ए और सी के साथ अगर हम देखें तो ए के पास 1 है, सी के पास 1 है, ए के पास 3 है, सी के पास 3 है, तो 2 एलिमेंट्स ए के पास है, वो दोनों के दोनों सी के पास है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारे पास सबसेट का सिंबल आएगा। देन उसके बाद सेट बी और सेट सी को देखेंगे। सेट बी के पास 1 है, यस, और सेट सी के पास भी 1 है। सेट बी के पास 5 है और सेट सी के पास भी 5 है, और सेट बी के पास 9 है और सेट सी के पास भी 9 है। तो इट मींस सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट सी। क्लियर? तो दिस इज एग्जांपल 9। नाउ एग्जांपल 10 इज दिस। इसमें कहते हैं कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें दैट इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, और एक सेट है बी जिसमें क्या है ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद कहा हुआ है कि इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है। तो चेक करेंगे, जो सेट ए है क्या इसके सारे एलिमेंट्स बी के पास है, ए के पास ए है, बी के पास भी है, यस, इधर ई है और यहां पे ई कहीं पे भी नहीं है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि सेट ए बी का सबसेट नहीं है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। साथ में उन्होंने कहा हुआ है नो वाई। ठीक है, बिकॉज बी डज नॉट कंटेन, क्या क्या नहीं कंटेन कर रहा, ना ही ई कंटेन कर रहा है, ना आई, ना ओ, ना यू। ठीक है, डज नॉट कंटेन ई आई ओ यू, सिंपल आंसर। उसके बाद इज बी अ सबसेट ऑफ ए। अब कंडीशन को इन्होंने रिवर्स कर दिया। क्या? क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया।
चेक करके बताइए क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? तो बी के पास ए है, सबसेट होने के लिए बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, लेकिन बी के पास एक एलिमेंट ए है, इसके पास भी ए है, तो यस एक एलिमेंट सेम है। लेकिन बी के पास यहां पे बी है लेकिन इसके पास बी नहीं है, तो इसका एक भी एलिमेंट अगर इसके पास नहीं होगा तो ये सबसेट नहीं होगा। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी डज नॉट बिकॉज ए डज नॉट कंटेन बी सी एंड डी। तो दिस इज ऑल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है उसको देखेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल 11 ध्यान दीजिएगा बच्चों। इस एग्जांपल से पहले मैं आपको ना कुछ समझाना चाहता हूं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू के बारे में बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू जिसका सिंबल कुछ इस तरह से था, ठीक है। इसमें हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि जब कोई एक एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करता है, व्हेन एन एलिमेंट इज कंटेन्ड इन अ सेट। जब एक एलिमेंट एक सेट में हो, मतलब उसी सेट में कंटेन किया गया हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, उस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम केस स्टडी करते हैं सबसेट का, ठीक है, सबसेट का केस स्टडी करते हैं, तो सबसेट मतलब नाम में ही पता चल रहा है कि सेट का पार्ट, मतलब वो भी एक सेट होगा, ठीक है। तो सबसेट इज द सेट ऑफ हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ सम अदर सेट ऑफ या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पार्ट का यूज करते हैं, पार्ट ऑफ अ सेट। मतलब अगर कोई एक सेट है तो उसका पार्ट भी तो एक सेट हुआ ना, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज जो है, ये इसका डिफरेंस हमें समझना इस एग्जांपल से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखेंगे, अगर मेरे पास मान लीजिए दो सेट है, एक है ए जिसके पास है 1 2 दो एलिमेंट्स हैं, और एक है बी जिसके पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1 मैंने ए से लिया, और 1 जो है वो, या चलिए मैं एक ही सेट लेता हूं, सेट बी लेके चलता हूं यहां पे, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। अगर मैं यहां पे लिखूं 1, तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के साथ, 1 बिलोंग कर रहा है बी के साथ, क्योंकि 1 जो है वो सेट बी का एक एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं 2 लिखता हूं यहां पे, तो 2 भी बी के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं इस तरह से लिखूं कि 1 2 और इनको कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखूं, तो उस समय ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक सेट बन जाता है। ये क्या बनेगा, हमारे पास एक सेट बनेगा। तो उस समय हम ये नहीं कहेंगे कि दिस 1 2 का जो सेट है ये बिलोंग करेगा बी के साथ, बट हम ये कहेंगे कि 1 और 2 का जो सेट है ये बी सेट का एक पार्ट है, मतलब कि बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चीज बताई है कि बिलोंग हमेशा सेट का एलिमेंट करता है, मतलब एक एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू सिंबल, और जब भी हम सबसेट की बात करते हैं तो उसमें वो सबसेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स उस सेट से होते हैं, मगर ये जो उन एलिमेंट्स को यूज करके जो सेट बनता है हमारे पास, वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। हम ये नहीं कह सकते कि दिस सेट बिलोंग्स टू बी, वो गलत होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 1, उस समय मैं बिलोंग्स टू इसको लिखता तो गलत होता, क्योंकि इस बार सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट की रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी हमारे पास जब भी हम कोई सेट बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज्ड करते हैं। तो जब हम किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज करेंगे तो उस समय वो क्या बनेगा, वो एक सेट बन जाएगा। यहां पे 1 जो था ये सिंगल था, इसीलिए हमने क्या कहा इसको कि ये सेट बी के साथ बिलोंग करता है, मतलब उस
सेट बी का एक एलिमेंट है। मगर जब मैंने वन को एनक्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसिस के अंदर, तो उस समय वन क्या बन गया हमारे पास, सबसेट ऑफ बी बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टू की बात करूं, मैं टू को अगर कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज करूंगा तो उस समय मेरे पास टू बी सेट बी का एक सबसेट कहलाएगा। बट अगर मैं इसको बिना कर्ली ब्रेसिस के यहां पे लिखता हूं तो टू जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये है बिलोंग्स टू और सबसेट के बीच में डिफरेंस। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, अदरवाइज आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होंगी आपके लिए। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, वो क्या है, देखो जब मेरे पास मान लीजिए कोई एक सेट है ए, ठीक है, उसके अंदर एक सेट है, उसको मैंने ऐसे रखा हुआ है 1 2, उस समय देन 3 4 5 और भी बहुत सारे। अब कोई ये कहेगा कि सर ये ए के अंदर एक सेट है, ठीक है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसिस में एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये बात मेरी याद रखिए कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर मतलब जो हम एक सेट, मैंने जैसे ए सेट रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने जो पार्ट रखा हुआ है वो भी एक सेट है, लेकिन इस पूरे सेट का मतलब सेट ए का ये इतना सा पार्ट इसका एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, मतलब एक सेट के अंदर अगर हम एक सेट को डाल देते हैं तो वो सेट भी उस बड़े सेट का क्या बन जाता है, उसका एलिमेंट बन जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि 1 और 2 बिलोंग्स टू ए। गलत नहीं होगा, क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय सेट ए का 1 और 2 जो कर्ली ब्रेसिस के अंदर है वो एक एलिमेंट है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसिस के अंदर इस सेट को एनक्लोज करता हूं उस समय ये क्या बनेगा, ए का सबसेट बनेगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको ये चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे बताया कि 1 और 2 सेट ए के अंदर है, इसीलिए 1 और 2 सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे ये बताना पड़े कि 1 और 2 जो है ये सेट ए का सबसेट है या एलिमेंट है, तो सबसेट तब तक नहीं बनेगा जब इस पूरे के पूरे एलिमेंट को मैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज ना करूं। ठीक है, तो इसीलिए अभी ये क्या है, एक एलिमेंट है, इसीलिए सेट ए के साथ बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं 1 और 2 का जो ये जो एलिमेंट था, अगर मैं फर्दर इसको क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करूंगा, उस समय ये सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ, जो कि हमें उन्होंने बुक में आपकी एग्जांपल नंबर 11 दी हुई है। देखेंगे एग्जांपल 11 है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। मान ले उन्होंने हमें बोला हुआ है ए बी और सी 3 सेट है। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें ए भी एक सेट है, ठीक है, बी भी एक सेट है, ठीक है, इनके एलिमेंट्स बाद में लेंगे, और सी भी एक सेट है। ठीक है, अब ए के एलिमेंट लेते हैं, चलिए जैसा कि मैंने पहले लिया था 1 और 2, मैं वो ले लेता हूं। उसके बाद अब कंडीशन देखिए, हमें एग्जांपल कैसे लेनी है, एग्जांपल से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं। उन्होंने कहा हुआ है कि इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो ये सेट है ए, ये बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है सेट, ये सेट बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, और कोई वैल्यूज इसमें हो सकती हैं, हम लिख लेते हैं 2 और वैल्यूज अपने से। ठीक है, उसके बाद एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स बी के पास है वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, सी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि बी जो है वो सी का सबसेट है। तो हम लिखेंगे 1 2, एक एलिमेंट बी सेट का है, फिर जो दूसरा है 3, फिर 4, फिर उसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं 7 8, कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इज इट ट्रू दैट ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो क्या ये ट्रू होगा कि ए सी का सबसेट है। देखेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरस्टैंड करनी है आपने। क्या ए सी का सबसेट है, तो देख के कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर है, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट्स सी में हैं। मगर देखिए, ए के पास है 1, जो सेट ए है इसके पास है 1, लेकिन जो सेट सी है
इसके पास 1 आपको कहीं दिख रहा है? ये जो है ये 1 और 2 कंबाइनली एक एलिमेंट है, कंबाइनली एक एलिमेंट है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 1 ये है और ये 1 ये है। ठीक है, ये दोनों मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं। इस 1 को सेपरेटली सी में होना चाहिए, इसके अलावा सेपरेटली सी में अगर होगा तो हम कहेंगे कि 1 सी में कंटेन कर रहा है। ठीक है, 1 सी में है। उसी के बाद अगर हम 2 को देखते हैं तो 2 भी हमें सी में नहीं मिल रहा। देखो, हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया था कि A बिलोंग्स टू B। अभी मैंने आपको बताया जो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है, बिलोंग्स टू में हमारे पास क्या होता है कि बिलोंग्स टू में जिसकी बात हम करते हैं कि ये सेट उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वो एलिमेंट होता है उस सेट का। अगर A जो है ये B से बिलोंग करेगा तो A जो पूरा सेट होगा ना, ये सेट B का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, तभी ये उससे बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है B से और B सबसेट है C का, तो B के जितने भी एलिमेंट है, अब जितने भी एलिमेंट है तो 1 और 2 भी तो एक एलिमेंट है, उसके बाद 3 और 4 अलग अलग दो एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए ये तीनों एलिमेंट्स सेट C में हमारे पास आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि इज इट ट्रू दैट A इज द सबसेट ऑफ C, तो सबसेट होने के लिए जो एलिमेंट्स A के पास है वो C के पास होने चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट C के पास नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि सर यहां पे 1 और 2 है और वो C के पास है, मगर फर्क क्या है, 1 A का एक एलिमेंट है लेकिन 1 और 2 कंबाइनली C का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए 1 A के पास नहीं है, मत सॉरी 1 एलिमेंट जो A के पास है वो C के पास नहीं है और 2 एलिमेंट भी C के पास नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि A is not the subset of C. A is not the subset of C. If not, give an example. तो उन्होंने कहा है कि अगर नहीं है तो एग्जांपल से समझाइए, तो एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, हम इसको कैसे बता सकते हैं कि A को अगर हम यहां पे लिख सकते हैं कि A सबसेट नहीं है C का। इनफैक्ट A belongs to C, कि जो A सेट है वो C का एक एलिमेंट है, तो इसीलिए A जो है वो C से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। समझ आ गई बात आपको मेरी? ठीक है, तो अगर इसको हमने सबसेट बनाना होता, सॉरी A को हमने सबसेट बनाना होता तो इसको भी हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल 11, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर सेट। तो देखेंगे पावर सेट क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक सेट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने सेट ले लिया A 1 2 और 3। ठीक है, तो पावर सेट, अब इस A में से सबसे पहले हमने देखना है कि इस A में से हम कौन कौन से सबसेट्स को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि 5 सबका सबसेट है, मतलब एम्प्टी सेट सबका सबसेट है, तो 5 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहां से मैं 1 को ले सकता हूं, मतलब एक एलिमेंट भी एक सेट बना सकता है। देन मैं 2 को ले सकता हूं। ठीक है, देन मैं यहां पे 3 को भी ले सकता हूं सिंगल। उसके बाद मैं इन 2 का सबसेट बना सकता हूं, 1 और 2 का। देन 1 और 3 का सबसेट बना सकता हूं, 1 और 3 का भी एक सेट बनेगा हमारे पास। उसके बाद 2 और 3 का सबसेट बन सकता है, 2 और 3 का। ठीक है, अब देन 2 और 3 के बाद हमारे पास जो बनेगा दैट इज 1 2 3। मैंने आपको अभी बताया था कि A सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो A अपना सबसेट खुद भी है। तो मतलब कि जो पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास A सेट में से निकल सकते थे वो कौन कौन है, 5 1 2 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 एंड 1 2 3। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिस सेट में सिंगल एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अब पावर सेट कौन है, पावर सेट कौन है? सबसे पहले मैंने क्या किया, सेट A में से जो पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास हो सकते थे मैंने उन सभी सबसेट्स को आपके सामने लिख रखा है यहां पे। ठीक है, अब इन सब का जो सेट बनता है ना, इन सभी सबसेट्स का जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। इन सभी सेट्स का जो सबसेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पावर सेट क्या होता है, कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास एक सेट में से आते हैं उन सभी पॉसिबल सबसेट्स का जो हमारे पास
एक सेट बनता है उसको हम कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? P ऑफ, क्योंकि यहां पे मैंने A रखा था सेट को, तो इसीलिए यहां पे P ऑफ A का मतलब है पावर सेट ऑफ सेट A। ओके, तो दिस इज द पावर सेट। तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं एक सेट के, उन सभी पॉसिबल सबसेट्स का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट। ठीक है, क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स? अब मैंने आप अभी पीछे समझाया आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू और सबसेट का जो डिफरेंस बताया, उसमें मैंने बताया कि एक सेट में अगर कोई भी सेट है, अगर एक सेट का कोई भी सेट है तो वो सेट उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये जो पावर सेट है ए का, इसके 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स इसमें है? 8 एलिमेंट्स है, मतलब इसमें 8 सेट्स हैं। ठीक है, तो 8 सेट हमारे पास क्या बना रहे हैं? इसमें 8 एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट हम किसको बोलेंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, जो कि उसमें पॉसिबल सबसेट्स ऑफ, ठीक है ना, ए के जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे, जितने वो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जो एक टेक्निक है, n ऑफ p ऑफ a, इस तरह से मैं इसको डिनोट करूंगा। n मींस नंबर किसका? ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ a। p ऑफ a मतलब पावर सेट ऑफ a, तो उसको हम हमेशा 2 की पावर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर m। m कौन है? वेयर m is the number of elements of A। m कौन है? m है कि सेट A के पास कितने एलिमेंट्स हैं, उनका नंबर। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 एलिमेंट्स इस पावर सेट में हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज पावर सेट, नोट कर लीजिए। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे देखो, अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स जो है, ठीक है, अभी नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स कौन कौन से सेट से बिलोंग करते हैं? आपको सभी को पता है, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे नेचुरल नंबर्स सबसेट कहलाते हैं होल नंबर्स का। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स सबसेट हम बोल सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो किसका सबसेट भी होते हैं? इंटीजर्स का। सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर्स का सबसेट भी होते हैं, और सभी नेचुरल नंबर सबसेट कहलाते हैं रियल नंबर्स का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट की। तो जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, सबसे बड़ा सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिसका कोई सेट एक पार्ट हो सकता है, मतलब एक सबसेट हो सकता है, तो सबसे बड़ा सेट इन सब में कौन है? आर है, क्योंकि आर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, तो और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट W भी होगा। W मींस होल नंबर्स भी होंगे। नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट रेशनल नंबर्स का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स का भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल सेट इट इज द बिगेस्ट सेट, इट इज द बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट होगा, ऑफ विच द सबसेट इज अ पार्ट, मतलब जिसका सबसेट क्या होगा? एक हिस्सा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कौन है? इज रियल नंबर्स सेट, इज रियल नंबर्स सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट कौन है? रियल नंबर्स सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे। दूसरी एग्जांपल अगर मैं मान लूं, मेरे पास सेट है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल किससे बिलोंग करती है? राइट ट्रायंगल किससे बिलोंग करेंगी? मतलब जो राइट ट्रायंगल्स का सेट है ये किसका सबसेट होगा? ये एक तो हमारे पास होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स का सेट हो सकता है। जो कि राइट ट्रायंगल्स का सेट होगा वो किसका सबसेट हो सकता है? सारी की सारी ट्रायंगल्स का सेट हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सभी पॉलीगन्स का सेट ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तो राइट ट्रायंगल्स के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है? या तो ये वाला यूनिवर्सल सेट इसके लिए हो सकता है क्योंकि ये इससे बड़ा सेट है और ये इस बड़े सेट का सबसेट है, या तो फिर ये उससे भी बड़ा सेट है और ये जो है ये वाला सेट जो है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल ये इसका भी सबसेट है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि राइट ट्रायंगल जो है ये सभी ट्रायंगल्स का सबसेट है और सभी ट्रायंगल्स का सेट जो है वो सभी पॉलीगन्स का सबसेट है। तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि ये सेट जो है ये इसका यूनिवर्सल सेट है और ये सेट इसका भी यूनिवर्सल सेट है, मगर ये सेट भी इसका क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूं आपके सामने कि मेरे पास एक सेट है, लेट अस से सेट ए। सेट ए जो है ये है ए ई आई ओ यू, वोवल्स का सेट है। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? याद रखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू के साथ, कैपिटल यू के साथ। ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। मतलब ये जो सभी वोवल्स हमारे पास हैं, ये सभी वोवल्स हमारे पास सारे के सारे अल्फाबेट्स में हमें मिल सकते हैं। तो इन वोवल्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कौन होगा? सारे के सारे अल्फाबेट्स का सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सबसे बड़ा सेट जिसका वो सेट एक सबसेट होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों अभी तक मगर अभी हमारी ये जो इंट्रोडक्शन है 1.3 एक्सरसाइज की ये कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमने सबसेट्स को और डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए अलग वीडियो मैंने बनानी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसीलिए अभी ये हाफ पार्ट है आपकी एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन का।